नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ यशवर्धन सिंह जी शेखावत हैं, सामाजिक आंदोलनों में हमेशा अग्रणी रहे हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह जी हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यशवर्धन जी, आपने ईडब्ल्यूएस के विषय पर बहुत ज़्यादा भागदौड़ की है, ग्रास रूट पर आपने काम किया है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के केंद्र और राज्य स्तर पर क्या क्या खामियां हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस पर शुरुआती तौर पर एक टीम के रूप में मैं, राजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, हम सब लोगों ने एक सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम से एक मंच बनाया, मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस। मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस ने पूरे राजस्थान के प्रमुख जगहों पर बैठकें की। जो राजस्थान सरकार ने ईबीसी का जो बिल पास किया, हमने उसको अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट्स थे, राम सिंह जजमेंट वगैरह, वो सारे अध्ययन किए। उस आधार पर हमने एक मांग पत्र बनाया सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम पर, और उस मांग पत्र को लेकर हम पूरे राजस्थान भर में घूमे। और फिर श्री क्षत्रिय युवक संघ के ही स्वयंसेवक जो उस वक्त सांसद बन चुके थे, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, हम 4-5 लोग दिल्ली गए, उनसे भी बात की। उन्होंने हमारे मांग पत्र को हूबहू लोकसभा में पढ़ा। इस आर्थिक आधार पर आरक्षण की नींव सामाजिक न्याय आंदोलन और गजेंद्र सिंह जी ने उस दिन शुरू की। वहाँ से वो सामाजिक न्याय मंत्री के पास गए, उसको फॉलोअप किया, हम लोगों ने भी फॉलोअप किया, और ये मांग चलते चलते 2019 में केंद्र सरकार ने इसको ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण स्वीकार किया। तो ये मांग करीब हमारी 4-5 साल पहले से चल रही थी। और उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ गया, उसका सभी ने स्वागत किया, मगर ईडब्ल्यूएस में शर्तें इतनी जटिल थी राजस्थान के संदर्भ में। अगर हम देखें कि एक व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन हो, गांव में 200 गज से छोटा प्लॉट हो, शहर में 100 गज से छोटा प्लॉट हो, शहर में 900 स्क्वायर फीट से छोटा फ्लैट हो, और 8 लाख रुपए से कम इनकम हो, इन सब चीज़ों में जो क्वालिफाई करता हो, पात्र हो, उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा, ये तय हुआ। और उसमें भी जो कैटेगरीज थी, उसमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, शेख, सैयद, पठान, ये प्रमुख जातियां जो जिनको सामान्य वर्ग में माना जाता है। तो इस आधार पे ये जो शर्तें थी, ये ऐसी थी कि अगर आप देखें कि मरुस्थलीय जगह है राजस्थान, आधा हिस्सा मरुस्थल है, उगता कुछ नहीं, इनकम बहुत कम है, ज़मीन हो सकता है 20 एकड़ भी हो किसी के पास, लेकिन साल का 1 लाख रुपए भी उससे उपजाऊ नहीं है। तो आप देखें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़मीनें खूब हैं लेकिन होता कुछ नहीं। तो इस विषय पर फिर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो श्री क्षत्रिय युवक संघ का आनुषंगिक संगठन है, उसमें भी हम लोग साथी हैं, उसने एक पूरा अभियान शुरू किया। और उसमें हमने ये तय किया कि हम जो प्रचलित माध्यम है कि रैलियाँ करो, सड़कें रोको या रेल की पटरियाँ उखाड़ दो, इस मोड में नहीं जाएंगे, और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक साधनों से इस मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे, और कोशिश यही करेंगे कि गांधीवादी तरीके से मामला हल हो। हमने करीब 40 विधायकों से इस विषय पर वार्ता की, उन्हें पूरा विषय समझाया, हमारी समस्याएं बताई, और उन 40 विधायकों से हमने समर्थन पत्र लिए। उन 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा कि इस तरह की मांग लगातार उठ रही है कि इन नियमों में थोड़ा सा शिथिलीकरण होना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि इन 40 विधायकों में सबसे पहले जालौर से जोगेश्वर गर्ग, जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने सबसे पहले समर्थन दिया। मैं चाह रहा था कि ये 40 विधायक सामान्य वर्ग के नहीं, सभी वर्ग, सबसे पहले ही एससी वर्ग से आने वाले जोगेश्वर गर्ग ने इसमें समर्थन दिया, फिर विश्नोई समाज ने दिया, जाट समाज ने दिया, ब्राह्मण समाज ने, राजपूत, हर वर्ग, सभी वर्गों की सहमति, सभी वर्गों के विधायकों ने समर्थन पत्र दिया, मुख्यमंत्री महोदय से बात की। और जब हम करीब ये मानकर चलिए कि 500 से ज़्यादा हमने जगह मुख्यमंत्री महोदय को भी सीधा ज्ञापन भिजवाया, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस बात को समझा कि लोग बड़े शालीन तरीके से जगह जगह से अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो 18 अक्टूबर 2019 को हमारा समय तय हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, और उन्होंने कहा कि आप आइए, अपने टीम के लोगों को साथ लाइए और बताइए कि इस इशू को हम किस तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले हमने पूरे राजस्थान में आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाकर ये पता किया कि ईडब्ल्यूएस के कितने सर्टिफिकेट बने हैं जिनके माध्यम से कॉलेजेस में एडमिशन हुए। तो जैसे जालौर में कोई 2 एडमिशन हुए थे, सिरोही में 1 एडमिशन, नोखा में कोई 3 एडमिशन। मेरा अगला सवाल इसी बात पर है कि
क्या ईडब्ल्यूएस का जो प्रभाव है वो धरातल पर नजर आ रहा है? मैं आपके भी इसी प्रश्न पर विचार जानना चाहूंगा, पहले आप बताइए। अक्टूबर 2019 से पहले धरातल पर प्रभाव नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि शर्तें इतनी कड़ी थी कि ज़्यादातर लोग इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने वो आरटीआई के माध्यम से सारा पता किया, वो सारी एक डॉक्यूमेंट बनाया, 1973 का लैंड सीलिंग एक्ट साथ लेके गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ लेके गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मेरे पास ऐसी सूचना है कि एडमिशन हो रहे हैं। तो हमने उस आरटीआई दिखाई कि देखिए साहब, एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। खामियां जो है प्रशासनिक लेवल पर, प्रशासनिक भी प्लस जमीन की शर्तें ऐसी कड़ी थी कि 200 गज का प्लॉट सामान्यतः गाँव में मिल ही जाता है, हर किसी के पास में, हर किसी के 200 गज तो बहुत छोटी सी एक कड़ी होती है। इस कारण से लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। फिर 1973 के लैंड सीलिंग एक्ट दिखाया कि 250 एकड़ तक जमीन रखी जा सकती थी क्योंकि जमीन उपजाऊ नहीं थी। फिर आर्टिकल 15 और 16 पे बात हुई और उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 घंटे बाद ही हमें सूचना भिजवाई कि आपकी जो मांग थी वो सारी की सारी मांगें मान ली गई, केवल 8 लाख रुपए की शर्त रखी गई। तो ये पहला धन्यवाद तो केंद्र सरकार को है कि उन्होंने इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया। और दूसरा बड़ा धन्यवाद है राज्य सरकार को, जिसमें कि इन सारे नियमों को शिथिलीकरण किया गया। तो केंद्र में गजेंद्र सिंह जी ने बड़ी भूमिका निभाई, राज्य में धर्मेंद्र सिंह जी ने बड़ी भूमिका निभाई इस सारे चीज़ों के लिए सेतु बनने में। प्रभाव जो है ईडब्ल्यूएस के वो वाकई में धरातल पर नजर आने लगे हैं। जिन उद्देश्यों के लिए ईडब्ल्यूएस दिया गया, क्या वो पूरा हो रहा है? जैसा कि कहा जाता है कि जब आरक्षण दिया गया तो जो वाकई में काबिल लोग थे या जिनको आवश्यकता थी उन तक ऐसा कहा जाता है कि आरक्षण नहीं पहुंचा है, वो वैसा का वैसा ही आगे से आगे एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। क्या ईडब्ल्यूएस का वाकई में कोई प्रभाव जो है नजर आ रहा है धरातल के ऊपर? ईडब्ल्यूएस तो अभी शुरू हुआ ही है। आप देखिए, अपने आप में ये नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत क्रांतिकारी कदम था। इसको आप इस रूप में देखिए कि जो जितनी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग थे उनके अंदर एक अनरेस्ट पैदा हो गई थी, जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग थे। और देश पूरे में ये एक तरह से आप देखते सामान्य वर्ग के जो बच्चे जहाँ कहीं भी बैठते अपनी हर तरह से अपने अनएम्प्लॉयमेंट का ठीकरा जो है रिजर्व क्लास के ऊपर फोड़ते थे। और आपस में देखिए नौजवानों के बीच में एक तरह से डिस्टेंस पैदा होना किसी भी देश के लिए कितनी खतरनाक बात होती है। एक दरार हो गई थी और निश्चित तौर पर ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू करके सरकार ने इस दरार को पाटने का काम किया। ये पहला इसका पक्ष ही हो गया। और इसमें भी जैसा यशवर्धन सिंह जी बता रहे थे कि हम लोगों ने एक मूवमेंट क्रिएट किया। हमसे पहले भी मैं आज याद करना चाहूँगा, हमसे पहले सामाजिक न्याय मंच के रूप में देवी सिंह जी, लोकेन सिंह जी, इनका भी बड़ा योगदान रहा। ब्राह्मण आरक्षण मंच भी बना, उनका भी रहा। वैश्य महासम्मेलन बना, उनका भी रहा। और क्षत्रियोक्षण का जो ऑर्गेनाइजेशन प्रताप फाउंडेशन रहा, उनका भी रहा। लेकिन हमने फिर नए सिरे से हमको लगा कि ये सारे मूवमेंट एक तरह से उस समय शिथिल अवस्था में थे, तब हमको लगा कि इसको बहुत तरीके से वापस जो है खड़ा करने की ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि हमने जिस स्पिरिट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इश्यू को पहुंचाया था और इसी स्पिरिट के साथ पहुंचाया था कि पूरे देश भर में, इधर गुजरात में पटेल जो है एजिटेशन हो रहा था, दक्षिण में उसमें महाराष्ट्र में मराठा आंदोलित थे, साउथ में कापू जाति आंदोलित थी, बहुत बड़ा हरियाणा में जाट मूवमेंट का था। तो इस तरह से एक तरह से पूरे देश भर में एक एनार्की जैसा माहौल हो गया था आरक्षण के सवाल को लेके। तो उस सवाल को सरकार ने बहुत तरीके से एड्रेस करके ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेके आए। अब कुछ विसंगतियां जो है वो रह गई, जैसा यशवर्धन सिंह जी बता रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने उन विसंगतियों को काफ़ी हद तक दूर किया है। अब भी कुछ है, लागू होते ही तुरंत जब विसंगतियां सामने आ गई तो लोगों ने बहुत तरीके से सरकार के सामने रखा। मुझे खुले मन से ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि जो आरक्षण का असली मकसद है, यदि आप वो तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचता है तो कानून बना हुआ भी कोई काम का नहीं होता। तो निश्चित तौर पर स्टेट के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को खुले मन से किया। अब दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज सेंटर में वही स्थितियाँ हैं जो यहाँ स्टेट के अंदर जैसे लागू नहीं हो पा रहा था। तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच की हमको ज़रूरत है। जैसे राजस्थान और गुजरात सरकार दोनों ने प्रैक्टिकल अप्रोच ली, ऐसे के ऐसे केंद्र में भी इस प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? नहीं, जैसे हम
आप कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, कुछ टेक्निकलिटीज जो है उसके अंदर रोड़ा बन जाए। जैसे हम मान लो किसी को आज 2 रुपये गेहूँ का प्रावधान कर दो, आपकी गरीब आदमी को 2 रुपये किलो गेहूँ सरकार देगी, लेकिन आप फॉर्मों की फॉर्मेलिटी जितनी कर दो कि वो जो 2 रुपये किलो गेहूँ लेने वाला व्यक्ति है वो फॉर्म में ही रह जाए, उसके पेट में दाना तो पहुँचेगा नहीं, और आपके कागज़ जो है तो उस कागज़ का वो क्या करेगा। तो मूल सवाल जो है कि हम जो देना चाहते हैं उसमें कम से कम, जैसे अपन कई बार चलती है देश में बहुत सारी बातें भी, टैक्स रिफॉर्म से दुनिया भर आपके टैक्स का फॉर्म जो होता था पहले, अब तो बहुत सरल हो गया, लेकिन पहले दुनिया भर के साइन होते थे, कागजी कार्रवाई इतनी होती थी। तो आप सिंपल सी बात करो, सरकार का कोई भी कायदा जो है सरकार के नागरिक को सरलतापूर्वक फ़ायदा पहुँचाने वाला होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। तो इतना बड़ा जो वर्ग है देश के अंदर, 30-35% आबादी जो है, करोड़ों की आबादी है, उसमें बहुत गरीब लोग हैं। तो सरकार ने जब इस पर कर ही दिया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए, तो इसमें कोई अड़चन आ रही है तो उस पर बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस के एक मामले की सुनवाई की है, इसकी तुलना ओबीसी क्रिमिनल से, इस विषय पर देखिए, पिछले जो आरक्षण है, एससी और एसटी आरक्षण है, वो आर्थिक आधार पर नहीं, वे अलग आधार पर हैं। ओबीसी आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर ही है, उसमें जातिगत और आर्थिक दोनों आधार हैं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण को देखें तो आर्थिक आधार पर है, तो आप विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर। और असल में जो एक बड़ी जो धारणा है आम जनता में वो ये भी है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो एक रोल मॉडल होना चाहिए आर्थिक आधार के हिसाब से, बाकी अन्य जातियों को देने के हिसाब से, चाहे ओबीसी हो। तो ईडब्ल्यूएस का जो नियम और शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर अगर आप ओबीसी आरक्षण भी करते हैं तो उसमें और लोगों को जो असल में जेन्युइनली जिनको रिक्वायरमेंट है उनको आरक्षण मिल पाएगा। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे मजबूत वर्ग ओबीसी में है, और वो उनके अलावा एक पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी कि ओबीसी में 70 से 80 ऐसी जातियां हैं जिनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक तो ओबीसी का बाइफर्केशन और ट्राइफर्केशन की जरूरत है इन वर्गों में उनको रिलीफ दिलवाने के लिए, और दूसरा जो आर्थिक आधार पर जो शर्तें ईडब्ल्यूएस के लिए वही शर्तें ओबीसी के लिए भी होनी चाहिए, ताकि फिर से कोई विभेदकारी विचार आम जनता के दिमाग में ना आए और किसी भी प्रकार की समस्या जो है दोबारा बिल्कुल ना। पाक इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद है। राजस्थान की खबरों और रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पाक इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।